हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरिबिनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार में जो कांस्टेबल का भर्ती आया हुआ है उसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लाए हैं। दोस्तों, इसमें मैं बहुत ही डिटेल से और ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आप अगर इसमें 55 मार्क्स लिए आते हैं तो आपका कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसमें हम हर टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। अगर जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इस तरह से जो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, इसके बाद अफ्रीका है दूसरे स्थान पे, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, इसके बाद साउथ अमेरिका है, इसके बाद जो है अंटार्कटिका है, इसके बाद यूरोप है, इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और नीचे से जो दूसरा स्थान पे है यूरोप है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है अफ्रीका हो जाएगा। दोस्तों, अगर जनसंख्या के अनुसार पूछे तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जो है, सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में है, इसके बाद अफ्रीका में है, इसके बाद जो है यूरोप में है। यूरोप इसमें तीसरा नंबर पे है और उसमें जो है क्षेत्रफल में लास्ट से सेकंड स्थान पे है। तो जनसंख्या में यूरोप तीसरा नंबर पे है, इसके बाद चौथा में नॉर्थ अमेरिका है और पांचवा में जो है साउथ अमेरिका है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका में जो है इसमें ज्ञात नहीं है। तो जनसंख्या के अनुसार फर्स्ट नंबर पे एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और उसमें जो है एरिया में ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि मेघीय रातें में जो पृथ्वी से विकिरण उत्सर्जन होकर ऊपर जाता है, वो मेघीय रातों के वजह से ये पुनः वायुमंडल में आ जाता है, इसके वजह से गर्मी बना रहता है। लेकिन साफ रात में जो विकिरण पृथ्वी से होकर उत्सर्जित होता है तो वो आसमान में चला जाता है, यानी वायुमंडल में नहीं रह पाता है। इसीलिए साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो किसके कारण? विकिरण के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान जो है सही नहीं है। इसमें बोल रहा है ना, मिलान सही कौन है। तो दोस्तों, भूमध्य सागर क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, दोस्तों इसमें सारा वर्षा होता है। भूमध्य क्षेत्र में जो है जाड़े में वर्षा होता है, ये सही है। दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है। यहाँ जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्म काल में शुष्क रहता है, इसीलिए फर्स्ट जो है गलत हो गया। लेकिन भूमध्य सागर क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होता है, तो ये सही है। मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा होती है। नहीं दोस्तों, मानसूनी क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा नहीं होता है। ये जो है जून से स्टार्ट होता है, 1 जून से, और अगस्त सितंबर तक चलता है, अक्टूबर तक। तो ये सारा वर्ष वर्षा नहीं होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा नहीं होती है। तो एक ही आंसर सही है, भूमध्य क्षेत्र में है, जाड़े में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है, और ये छोटा नागपुर जो है ये झारखंड में है। और कौन सा जिला है? तो ये लातेहार जिला है, और लातेहार जिला के उत्तर पूर्वी भाग से ये निकलता है दामोदर नदी। तो छोटा नागपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत डैश के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये वर्षा के साथ। दोस्तों, खरीफ फसलों को वर्षा मौसम की शुरुआत के बाद बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ये सब जो भी फसल है ये खरीफ फसल है, और वर्षा के साथ ही इसको बोया जाता है। वर्षा
थोड़ा सा होता है, इसके बाद बोया जाता है, फिर अधिक वर्षा में इसको फिर रोपा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। दोस्तों यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, आप लोग उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन का हम डिटेल्स बता रहे हैं। जैसे 9 दिसंबर 1946 को 4-5 डेट है, उसको कंफर्म याद रखिए। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन में अस्थायी के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय सबसे ओल्ड मैन यही था, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 11 दिसंबर को सेम डेट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किनके द्वारा? नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर, 2 दिन का अंतराल है, 9, 11, 13। फिर जब उद्देश्य प्रस्ताव किया गया तो 22 जनवरी 1947 को इनको स्वीकृति मिली उद्देश्य प्रस्ताव को। फिर दोस्तों एक ड्राफ्ट कमेटी के बारे में आप लोग सुनते होइएगा, जिनको हिंदी में प्रारूप समिति बोलते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त को होता है और 1947 को, जिसका अध्यक्ष जो है B.R. अम्बेडकर बनते हैं और इनमें कुल 7 सदस्य हैं। तो दोस्तों ये प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के पास 21 फरवरी 1948 को सौंपते हैं। कब? 21 फरवरी 1948 को। ये भी डेट, यानी 5 डेट हो गया, 9, 11 और 1 13। फिर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और फिर 21 फरवरी 1948 को जो है ये अपना रिपोर्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। दोस्तों संवैधानिक सलाहकार जो है B.N. राव था, इनको भी याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को। अब टोटल कितना आर्टिकल था उस समय? 16 आर्टिकल। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कभी भी आपको कहीं भी क्वेश्चन मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। दोस्तों यहाँ पर 5-6 क्रांति है, उस सब को आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट क्रांति, जैसे मान लीजिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी प्याज झींगा से है। गुलाबी क्रांति किससे है? प्याज झींगा से। और अगर लाल क्रांति कह दे तो मांस और टमाटर से संबंधित है। मांस टमाटर का उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है। कह दे कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू से। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास से। दोस्तों अगर कह दें कि सुनहरी क्रांति किससे है? तो सुनहरी क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। और कृष्ण क्रांति, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है। किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। यानी भारत को पेट्रोलियम उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये क्रांति किया गया था, पेट्रोलियम। दोस्तों एक श्वेत क्रांति है जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। तो श्वेत क्रांति जो है इनका संबंध जो है दूध उत्पादन से है। और इनका जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, वर्गीज कुरियन। तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये आर्टिकल 40 है। दोस्तों आर्टिकल 51 जो है ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। ये आर्टिकल जो है वर्ल्ड पे लागू होता है। इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ये तो आप लोग जानते हैं, रिट दायर। दोस्तों एक आर्टिकल है कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ था किस आर्टिकल के तहत हुआ था? तो आर्टिकल 47 के तहत हुआ था। किस आर्टिकल के तहत? 47 के तहत। तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय प्रकरणों को समालोचन कर सकता है और किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ये सही है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 13 के तहत, कितना? आर्टिकल 13 के तहत जो है हमारे
जो उच्च न्यायालय है उनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। और ये जो शक्ति है, कोई भी कानून हो जो अगर मूल फंडामेंटल राइट को आघात करता हो तो वो इस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। अगर जहाँ से ये कानून फंडामेंटल राइट को का विरोध कर रहे, वहीं से वो कानून शून्य माना जाएगा, बाकी बात और जो कानून रहेगा वो नहीं माना जाएगा। तो जहाँ से ये अवैध हो, फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन हो, तो वहीं से सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को अवैध घोषित कर देता है, यानी शून्य घोषित कर देता है। अगला है, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है। तो क्या है, तो एक निदेशक जो है ये कहाँ पे वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है संविधान के अनुच्छेद 38 में, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 38 में स्पष्ट किया गया है कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। और ये जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो चौथा भाग में है। 35 से लेकर 51 तक के जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 35 से 51 के बीच। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के जो पद है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए में है भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। तो ये संसद के द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव, ये महाभियोग आर्टिकल जो 61 में है महाभियोग, उसके तहत जो है हम भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। अगला है, जहाँ तक लोकसभा सभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तथा तीसरे स्थान पे है? तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो ये महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है ये। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में 80, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है जो 80 लोकसभा का सीट है, और महाराष्ट्र में 48 है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है जो 42 है तीसरे स्थान पे। तो महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा, यूपी में है जहाँ 80 लोकसभा का सीट है, यहाँ 48 है और ये 42 है। अगला है, भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो ये प्रत्यक्ष कर है। लगभग 55% के आसपास जो है प्रत्यक्ष कर भारत का सबसे बड़ा आय स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। ए में है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी में कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, असमानताओं में कमी के संबंध में। तो दोस्तों, भारत की उन्नति जो है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में संतोषजनक रही। बाकी बात इस तीनों में जो है संतोषजनक नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा नहीं है, असमानता में भी कोई खास चेंजिंग नहीं हुआ। अगला है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो किस नदी में? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने जो है जैव विकास मत का भी प्रतिपादन किया। अगला है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली की जड़ें जो है ये केरल राज्य में है। दोस्तों, कथकली केरल राज्य के मलाबार, कोची और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य है। यह केरल के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में जो है कोटार कट्टा तम्पुरान ने जिस रामनाटम का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप जो है कथकली है। कथकी कहाँ है? यूपी में है। कथकली केरल में है। अगला है, भारतीय रेगिस्तान पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। तो अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ के पश्चिम क्षेत्र में जो है भारतीय रेगिस्तान स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो दोस्तों 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। किनके लिए? जॉर्ज पंचम के लिए, और वहाँ महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था। इस समय भारत के वायसराय जो है लॉर्ड हार्डिंग था, और इस दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई, और साथ ही बंगाल भाषी जो है क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। दोस्तों उड़ीसा और बिहार भी एक नवीन घोषणा के आधार पर राज्य बने थे, और इसी दरबार में जो है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण भी हुआ था। और यह घोषणा कब हुआ था? तो ये इसमें हुआ और 1912 में कार्यान्वित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 होगा कि 12 होगा? तो इसका आंसर जो है 12 होगा। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ऐसा अच्छा क्वेश्चन है। ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये हसरत मोहानी ने दिया था। कौन? हसरत मोहानी। और प्रचलित जो है भगत सिंह ने किया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी सबसे पहले दिया था। कौन? हसरत मोहानी। अगर ऑप्शन में हसरत मोहानी रहे तो आप हसरत मोहानी को मारिएगा, ठीक, क्योंकि बीपीएससी में ये एक बार पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ भगत सिंह है तो उनको जो प्रचलित भगत सिंह ने किया। दोस्तों और भी नारा है जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि कौन किसने दिया। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल किया था। और भारत छोड़ो का नारा जो है कौन दिया था? भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर दिया था। भारत छोड़ो का नारा जो है कौन दिया था? यूसुफ मेहर। आप लोग एक नोट्स में लिख लीजिए इसको। ये अगर बढ़िया से क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर होगा यूसुफ मेहर। और एक और है जय हिंद जो है आबिद हसन सफरानी दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? आबिद हसन सफरानी। और मादरे वतन भारत की जय ये अजीम उल्लाह खान दिया था। भारत की जय का कौन दिया था? अजीम उल्लाह खान। तो ये सब चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मीठे पानी झील नहीं है? तो मीठे के पानी का झील जो है सांभर झील नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है। ये अगर तटीय पूछे तो तटीय तो दूसरा होता है, लेकिन भूमि पर सबसे ज़्यादा नमक जो है सांभर झील से ही उत्पादन होता है। डल, बारा पानी और लोकटोक जो है ये मीठे पानी का झील है। ये सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल क्या है? फलीदार फसल कौन है? तो फलीदार फसल जो है दालें हैं। अगला है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अब क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ये है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। तो विकर्ण ए है तो a/√2 हो गया भुजा बराबर, और भुजा के स्क्वायर जो है एरिया होता है तो a²/2 हो जाएगा, ये √2 है। अगला है, राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था और उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है। राकेश के विवाह के समय जो है उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी है। राकेश की बहन की वर्तमान आयु कितना है? दोस्तों हम इसमें बहुत ही अच्छा ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि राकेश का विवाह 5 वर्ष में हुआ और ये वर्तमान आयु है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और ये मैरिज के समय है। और इसमें जो है 5 और 6 का अंतर कितना है? 1 है, लेकिन क्वेश्चन में 8 वर्ष दिया है। तो 1 का वैल्यू 8 है तो 5 का वैल्यू कितना हो गया? 40 हो गया। 6 का वैल्यू कितना हो गया? 48 हो गया। और 40 वर्ष के जब ये था तो इसकी बहन 10 वर्ष छोटी थी तो 30 वर्ष हो गया। अब कितना हो जाएगा? अब 8 वर्ष बढ़ गया है तो 38 वर्ष हो जाएगा। अगला है 1050 PQR के बीच में बांटे गए
1050 पी क्यू आर के बीच बांटे गए और क्यू आर के इतना हिस्सा है, तो पी बराबर हम लिख सकते हैं क्यू प्लस आर इंटू 2/5। अब सब का ऐड कितना है, मान लीजिए पी है और क्यू प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा 5p अब बटे 2 बराबर 1050। तो 7p/2 से इसका हो जाएगा, जोड़िएगा 7p/2 यानी 2 इधर ले जाइए, 1050 गुने 2 और 7 से 1050 150 मतलब पे कटेगा, तो 150 दूना कितना 300 हो जाएगा। अगला है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर तो क्या होता है। दोस्तों जब हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रख देते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो जो कमरे के तापमान को बढ़ा देता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है किस खान से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो किस खान से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो ये खनिज से, तो पिंच ब्लेड खनिज से जो है रेडियम प्राप्त किया गया। वायु एक क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। अगला है पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु जो है किसका मिश्रण है, तो पारद धातु जो है पारद युक्त मिश्र धातु है, यानी पारद रहेगा ही पारा। अगला है कोयले का सामान्य प्रकार है, तो कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है, सामान्य प्रकार बिटुमिनस है। और सबसे अधिक कार्बन युक्त है एंथ्रासाइट में, सबसे अधिक किसमें है, एंथ्रासाइट में, लगभग 90% के जो है इसमें कार्बन पाया जाता है। अब बिटुमिनस में जो है 70 से 90% पाया जाता है, तो ये सामान्य टाइप का है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, तो Ag सिल्वर का होता है, Au गोल्ड का होता है, Al एल्युमिनियम का। डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, तो जल परिवहन का कार्य कौन करता है, तो जाइलम करता है। और फ्लोएम खनिज का भोजन को। माँ पौधे के भांति पौधा मिलता है, कौन मिलता है, कौन, बीजों से, काटा ताना से, इनमें से किसी से नहीं, इन दोनों से। तो दोस्तों ये बीजों और काटा ताना दोनों से मिलता है। अगला है विकास का मुख्य कारक क्या है। दोस्तों विकास का प्रमुख कारण जो है प्राकृतिक वर्णन है। सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। उपयोगी विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भी भिन्न हो जाते हैं कि एक नई प्रजाति बन जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है प्राकृतिक वर्णन हो जाएगा। अगला है 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 150 मीटर ट्रेन, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 180 + 50 और कितने सेकंड में 150 18 सेकंड में, और गुने इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो 18/5 से, तो ये एक कट जाएगा। 180 + 150, तो 180 + 150 330 हो गया, तो 330/5 काटिएगा 66 आंसर आ जाएगा। अगला एक लंबे वृत्त है, तो ये लंबे वृत्त का आयतन क्या होता है, लंब वृत्त का, जिसको सिलेंडर बोलते हैं, πr²h, तो 22/7 गुने 3.5/2, 3 स्क्वायर होता है 3.5/2 और गुने 16, तो इसको काटिएगा तो 154 आ जाएगा। ये है 63 62 में से 35 गया था 27, तो 3 का क्यूब होता है। अगला निम्न में से कौन सा मरुभूमि अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है, तो कौन सा भूमि है, ये हवा। अगला भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी बेंगलुरु है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है, तो हम्पी के खंडहर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, और विजयनगर यहीं पे था साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य जो कौन इसका किया था, विजयनगर साम्राज्य का, आप लोग बताइए। हरियर और बुक्का किया था 1336 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रातःकाल गाया जाने वाला राग क्या है, तो प्रातःकाल गाया जाने वाला राग जो है ये भैरवी है। अगला है कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है ये है
अत्युच्च घनत्व। दोस्तों इसका इतना डेंसिटी होता है कि ये अगर कोई उसमें चला जाए तो बाहर नहीं आता है, यानी गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। कुछ भी चला जाए, अगर पृथ्वी भी चला जाएगा उसमें तो बाहर नहीं निकलेगा। दोस्तों ये जो ब्लैक होल होता है कब बनता है, जब यह तारा जो है अंतिम अवस्था में आता है तो ब्लैक होल बन जाता है। उसमें थोड़ा भी प्रकाश प्रवेश नहीं करता है, अगर उसमें जो भी चीज़ प्रवेश करेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण उससे बाहर नहीं आएगा, इसी को ब्लैक होल बोलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेश के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। तो कब भारत आया, ये जब कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ था। दिल्ली सल्तनत जो भारत में नहरों को सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण किया, तो ये फिरोज शाह तुगलक होगा। दोस्तों अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहरों को बनाने की शुरुआत किसने किया था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, तो अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई, तो दोस्तों जीटी रोड जो है ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया है। अगला है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो वर्गीज कुरियन, बीजी वर्गीज कुरियन। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के बारे जो बताया था उन्हीं के एरिया में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है अल्फांसो है, तो अल्फांसो आम की एक किस्म है। अगला है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, तो भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाले समिति के जो अध्यक्ष है BR अम्बेडकर है। इनका वही दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी और प्रारूप समिति और फिर ये मसौदा तैयार, ये सब एक ही नाम है। और ये कब आया था, तो ये जो है ये 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बना और इनका रिपोर्ट जो है 21 फरवरी 1948 को पेश हुआ। इसको याद रखिएगा 1948 को। अगला है शक संबंध जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, किसके वजह से प्रारंभ हुआ, तो ये कनिष्क का शासन की वजह से। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था, तो ये सुभाष चंद्र बोस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है, तो कौन सी है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, कारण क्या था, तो स्वतंत्र विकास नहीं, इसका कारण जो था ये विदेशी पूंजी की दुर्लभता के कारण। नलाइरम काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है, तो नलाइरम काव्य संग्रह में 12 अलवार है इसमें। अगला है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। OIC का अर्थ क्या है, तो OIC का अर्थ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। दोस्तों ये कब बना, 1969 में बना, या अभी जो है 57 इसमें मेंबर है। अगला है भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली। दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको, लॉर्ड रिपन को, जिसने 1882 में प्रारंभ किया था ये, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अगला है पीली क्रांति शब्द किस बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु से संबंधित है, तो दोस्तों पीली क्रांति शब्द जो है खाद्य तेल की बड़ी मात्रा के उत्पादन से संबंधित है और 86-87 में ये शुरू हुआ था। अगला है स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम जो है पृथ्वी है। दोस्तों पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता कितना है, 250। तो ये जो है किससे है, जमीन से जमीन, यानी सरफेस टू सरफेस। और क्या है ये, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है बिहार राज्य में है। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, तो भाभा अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है ट्राम्बे महाराष्ट्र में की गई है। अगला है बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है, तो किस क्षेत्र में, तो ये नवादा वाला क्षेत्र में। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है,
तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान जो है राज्यपाल होता है। अगला है नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू खट्टा जो है ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? दोस्तों असत्य बताना है इसमें। तो जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो दोस्तों ये जल में अधिक विलय नहीं होता है, यही गलत है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला जो है ये CaOClCl होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है खोखली होती है। क्या होती है? खोखली होती है। इस खोखले भाग को अस्थि गुहा यानी मैरो कैविटी कहते हैं। इस गुहा में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिससे बोन मैरो भी कहते हैं, और RBC या WBC का निर्माण यहीं पे होता है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितना अस्थियाँ है? तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल 29 अस्थियाँ है। कितना? 29। इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये डालिया या डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जो है मधुमेह रोगियों को इलाज करने के लिए किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लेसिया है, और सबसे छोटा बुलिफिया। तो रेफ्लेसिया हो गया। अगला है परमाणु नाभिक अवयव है। तो परमाणु नाभिक अवयव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1/f, तो f बराबर 1/p, तो 1/p यानी 2। तो ऊपर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला है ध्वनि का वायु में वेग कितना है? तो ध्वनि में वायु का वेग जो है 330 मीटर पर सेकेंड है। अगला है प्रकाश विकिरण की प्रकृति है। तो प्रकाश विकिरण क्या है? तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। तो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ये ऊर्जा है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होते हैं। तरंगों की भांति इनका परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण होता है। ये सीधी रेखा में चलते हैं, दूसरी ओर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं, जिसको हम फोटोन भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ये तरंग और कण दोनों हैं। अगला है शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसमें हम लोग देखते हैं 5 है तो 5 25 हो गया। ये 25 अब 25 बटे ये 100 हो जाएगा, हटाएंगे ये 4 गो जीरो बैठेगा इस पे, और 25 के पे 6 गो जीरो बैठेगा। 10 के पावर 6, तो 10 का पावर 6 लीजिए, तो ये 2 गो जीरो है तो 4 गो जीरो हो जाएगा। 25 पे 4 गो जीरो, ये 25 गुने 2 गो जीरो हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 2525 या 6 अंक के बाद दशमलव में आएगा। बी आंसर है। 7/5 और 9/5 का लघुत्तम सम्मत। तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 63 हो गया, और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे तो 5 होगा। 63/5। अगला, यदि कुछ 16 रुपये में वस्तु 18 रुपये में बेच देता है, 2 रुपये फायदा होता है कितना में? 16 में, गुने 100, 8 यानी 12.5%। अगला है 14 भुजा वाले एक बहुभुज से सभी आंतरिक कोणों का योग। तो हम लोग जानते हैं कि आंतरिक कोणों का योग 180 × n-2 होता है। तो n कितना है? 14 है, तो 180 गुने 12 यानी 2160 हो जाएगा। अगला 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 50 प्राकृतिक संख्या का ऐड कितना होता है? n × n + 1/2। औसत निकालना है, 50 से भाग दे देंगे तो n कितना है? 50 है, गुने 50 + 1 51/50 गुने 2। 50 से 50 कटा है, 51 का आधा कितना हो गया? 25 हो जाएगा, 25.5। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है टिस्को नहीं आता है। ये 1907 में बना था जमशेदपुर में, और जमशेदजी टाटा ने बनाया था। भारत विश्व में दूसरा सबसे श्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है। तो क्या चीज़ का? चाय का। अगला है भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है।
किसके द्वारा? तो ये पाक जलमरो द्वारा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों इसमें जो है डिक्शनरी गलत लिखा हुआ है, इसका होता है DICTIO NARY होता है, NARY होता है, इसलिए ये गलत है। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। टू ब्रेथ वन लास्ट, टू ब्रेथ वन लास्ट इसका क्या होगा? यानी मृत्यु होना, मरना, तो ये टू डाई होगा। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है कि यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? तो आउट ऑफ का अर्थ होता है अंदर से हटाना, और फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे होगा, आउट ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म का प्रयोग होगा, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आउट ऑफ योर सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ का अर्थ होता है अंदर से हटाना या निकालना, इसलिए फॉर्म का प्रयोग जो है अनावश्यक है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा, ये नहीं यूज होगा, आउट ऑफ योर सिस्टम हो जाएगा। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए माइंड रेयरली मीट्स ए डेड एंड, इट कंटिन्यूज द सर्च ऑफ द आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा क्यूरियस होगा। दोस्तों डेड इंड नाउन है यहाँ पे, और माइंड के अनुसार जो है क्यूरियस होगा, यानी जिज्ञासु है, उत्सुक है। क्यूरियस माने क्या होता है? जिज्ञासु, उत्सुक। तो यहाँ पे ये अगला है, बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। बिहार के चर्चित नंदन चौबे हैं, तो नंदन चौबे क्या है? पर्वतारोही है। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। द्रुत, तो द्रुत का विलोम क्या हो जाएगा? द्रुत का अर्थ होता है तेज, क्विक, इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा मंद, मत्थर, स्लोअर, तो मंथर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथा के बैगन मुहावरा है, तो कथा के बैगन का मुहावरा का अर्थ है कि केवल दूसरों के लिए उपदेश। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है का अर्थ होता है किंवदंती, किंवदंती, किंवदंती। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। डैश से गहने बनते हैं, तो किससे बनते हैं? सोना से, सोने से, सोना, सोने नहीं होगा, सोना से है। तो सोना से गहना बनता है। आँख लगना मुहावरे का और सही अर्थ क्या है? तो आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है झपकी आना, जम्हाई लेना। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वो फ़ोन कर दिया। दोस्तों दिए गए वाक्य में जो है वह के स्थान पर उसने होगा, अतः वाक्य स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया, न कि वह फ़ोन कर दिया, तो उसने होगा, तो वह त्रुटि है। अगला, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए शब्द होगा, तो कौन सा शब्द होगा? तो ये अपवाद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हम फर्स्ट बनाए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट जगाइएगा तो फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। दोस्तों इसमें कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं, और हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में नज़र आएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। चलिए दोस्त, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।